चलो सर चलो। अरे कहाँ चलो? सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी उठा हूँ मैं। कहाँ चलना है? अरे सर शादी है मेरी, आज तैयारी करानी है, फटाफट तैयार हो जाओ। अरे यार मैं तो भूल गया। एक काम करो, तुम ही चल जाओ, मुझे टाइम लग जाएगा। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता। पूरी फार्मास्यूटिक्स आपसे पड़ी है, आपको तो चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। तैयार होने का टाइम नहीं है, जो भी सामान है ले लो सर। वहीं तैयार हो लेना। काम बहुत करवाना है। ठीक है चलो। अभी तो उठा हूँ मैं, एक काम करता हूँ। कोलगेट पेस्ट ले लेता हूँ। पेस्ट करना तो ज़रूरी है ना। और एक नेचुरल एलोवेरा जेल ले लेता हूँ, रात को सोऊंगा तो लगा लूंगा। एक क्रीम ले लेता हूँ, जो चुल्लू भर पानी लेके मुंह धोते हैं ना, उसके बाद क्रीम तो लगानी ज़रूरत है। और एक वैसलीन ले लेता हूँ होठों के लिए, ठंड बहुत है, होठ फट जाएंगे मेरे। ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये बहुत हो गया लड़कों के हिसाब से, है ना। और वहीं अगर लड़की होती, देख लो। ये स्टार्टिंग है, क्रीम लगाना तो स्टार्टिंग है, उसके बाद 15 तरह की चीजें और लगती है। आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक, मस्कारा, पता नहीं क्या क्या होता है। इतना कॉम्प्लेक्स चीज है वो, कि उससे इजी तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ही है ना। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अलग अलग तरह के सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, उनको बनाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू लड़कियों का मेकअप समझना। तो चलिए इनको ही बना लेते हैं। आज का आपका टॉपिक है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जहां पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसे कि आपका जेल हो गया, आपका पेस्ट हो गया, आपका क्रीम हो गया, आपकी जेली हो गई, आपका ऑइंटमेंट हो गया। तरह तरह के सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम डिटेल स्टडी करेंगे। सर ये क्या बात हुई? शादी में जाने के लिए तैयार हो गए थे हम तो, आप तो टॉपिक पे आ गए। अरे दिक्कत ये हुई ना, कि मैं जो भी चीज़ लेकर आया हूँ ना शादी में जाने के लिए, वो सारी सेमी सॉलिड आ गई। तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा ये तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। चाहे पेस्ट हो, चाहे क्रीम हो, चाहे जेल हो, चाहे जेली हो, चाहे ऑइंटमेंट हो, ये सब तो क्या है? ये सब तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। और अभी तो सुबह के 4 ही बज रहे हैं ना, शादी में तो टाइम है ना। चलो पढ़ के चलते हैं। फटाफट तैयार हो जाना इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है। देखो, तो टॉपिक है आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये नाम हमने पहले भी कई बार सुना है। सर कहाँ पर सुना है? जब हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स को स्टार्ट ही करा था, तो यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 था डोजेस फॉर्म, जहां पर हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस डोजेस फॉर्म देखा था ना। फिर हमने देखा था कि सॉलिड में कई तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि आप हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ले लो, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ले लो, टैबलेट भी कई तरह की होती है, कोटेड टैबलेट, विदाउट कोटेड टैबलेट। फिर हमने देखा था सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, वहां पर हमने डेफिनेशन भी देखी थी, जैसे कि जेल की, पेस्ट की, ऑइंटमेंट की, क्रीम की, है ना। और उसके बाद हमने देखा था वहीं पर गैसियस डोजेस फॉर्म भी। तो आज का आपका लेक्चर है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के ऊपर। ये है आपकी यूनिट नंबर 5 फार्मास्यूटिक्स की, और इसको बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता क्या है। फिर देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कितने तरह का होता है, किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। फिर क्या देखने वाले हैं, कि जब हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, आप देख सकते हैं मैं अपनी स्किन पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो ड्रग है, वो ड्रग कितनी जल्दी परमिएट होती है, वो ड्रग परमिएट होती है या नहीं होती। क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इसके अंदर जो भी ड्रग है, वो ड्रग आसानी से हमारी स्किन के अंदर चली जाए। क्योंकि ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी, इंटरनली भी। हमें एक्सटर्नल वाले को डिटेल स्टडी करना है, जिसमें आता है जेल, क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इन सब की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखनी है, कि जेल बनता है तो कैसे बनता है, क्रीम बनती है तो कैसे बनती है, पेस्ट बनता है तो कैसे बनता है, ऑइंटमेंट बनता है तो कैसे बनता है। इन सब की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और साथ ही साथ इन सब में जो ड्रग होती है, वो ड्रग हमारी स्किन के अंदर कैसे पेनिट्रेट होती है, कैसे परमिएट होती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से इसके अंदर की ड्रग हमारी स्किन के अंदर चली जाएगी जब हम इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, कि सबकी स्किन अलग अलग होती है, बच्चे की अलग, बूढ़े की अलग, जवान की अलग, महिलाओं की अलग। किसी की सॉफ्ट, किसी की हार्ड, किसी की डेड। तो अलग अलग तरह की स्किन होती है, अलग अलग तरह की स्किन की सेल्स होते हैं, किसी के लिविंग सेल्स होते हैं, किसी के डेड सेल्स हो जाते हैं। तो वहां पर ड्रग का पेनिट्रेशन भी अलग अलग होता है।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि और भी फैक्टर है, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे मान लीजिए मैं -5 डिग्री में हूँ, अगर मैं -5 डिग्री में हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी तो मुझे क्या होगा, मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी ना स्किन ड्राई। तो जब मेरी स्किन ड्राई होती है तो ड्रग का पेनिट्रेशन परमिएशन कुछ और तरीके से होता है। अब मान लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो उस कंडीशन में मेरी जो बॉडी है, मेरी जो स्किन है वो मॉइस्ट हो जाएगी, है ना, पसीना पसीना हो जाएगा, स्किन मॉइस्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अलग ड्रग एब्जॉर्ब होगी। तो अलग अलग फैक्टर है, जैसे कि ठंड के टाइम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कुछ और होगा, गर्मी के टाइम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कुछ और होगा, बच्चे बूढ़े जवान महिलाओं में ड्रग का एब्जॉर्प्शन कुछ और होगा, पेनिट्रेशन परमिएशन कुछ और होगा, है ना। तो हमें यही देखना है कि ये जो डोजेस फॉर्म है, ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इसके अंदर जो ड्रग है वो ड्रग हमारी स्किन के अंदर कैसे परमिएट होती है, कैसे पेनिट्रेट होती है, कैसे पेनिट्रेट होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले देखेंगे डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस ड्रग के पेनिट्रेशन में, इस ड्रग के परमिएशन में बाधा डाल रहे, ठीक है। फिर हमें देखना है कि ये जो जेल है, सेमी सॉलिड, है ना, और भी कई तरह के क्रीम है, पेस्ट है, ऑइंटमेंट है, ये बनते कैसे हैं। फिर देखना है इनके इवेल्युएशन। जैसे मान लीजिए आपने जेल बना लिया, अब जेल तो बना लिया, क्रीम बना ली, पेस्ट बना लिया, ऑइंटमेंट बना लिया, पर आपको इसको इवेल्युएट करना है, चेक करना है कि ये सही है या नहीं, ये सही से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है इसकी या नहीं, इसके अंदर जो एक्सिपिएंट है, इसके अंदर जो कलरेंट है, फ्लेवरेंट है, स्वीटनर्स है, या जो भी जेलिंग एजेंट है, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप किसी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाते हो। क्लियर हो गया। तो उसको कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। और साथ ही साथ एक और टॉपिक हम डिटेल स्टडी करेंगे, और वो है आपका एक्सिपिएंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। मतलब कि जब आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हो तो इसमें किस किस तरह के एक्सिपिएंट डाल रहे हो, और वो एक्सिपिएंट क्या रोल प्ले करते हैं, वो भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ध्यान से सुनो। शादी में तो फिर कभी चल लेंगे, हाँ, बुरा मत मानना। किसी को शादी में जाना है या शादी में आना है तो कमेंट कर देना। वैसे मेरी शादी में भी टाइम है। तो ये देखो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, है ना। अब नाम से पता लग रहा है डोजेस फॉर्म, तो डोजेस फॉर्म है तो किससे मिलकर बनेगा, ड्रग से मिलकर बनेगा और कुछ एक्सिपिएंट से मिलकर बनेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सिपिएंट है जो कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में काम आते हैं, ठीक है। तो एक्सिपिएंट वाला पार्ट हो गया। फिर हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो ड्रग है ना, ड्रग जो हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में है, जैसे कि ये जेल है, तो इसमें जो ड्रग है ना, वो ड्रग स्किन की लेयर में, जैसे मान लीजिए स्किन की लेयर है, ये मेरी स्किन की लेयर है, तो इसमें किस तरह से पेनिट्रेट होगी, किस तरह से परमिएट होगी, किस तरह से अंदर जाएगी, वो हमें डिटेल स्टडी करना है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के परमिएशन में, ड्रग के पेनिट्रेशन में, ड्रग के एंट्रिंग में, जब ड्रग स्किन के थ्रू अंदर आती है तो उसमें फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, और वी कैन से फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। फिर प्रिपरेशन देखनी है ऑइंटमेंट की, पेस्ट की, क्रीम की और जेल की। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। आज का जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वहाँ पर हम देखेंगे कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। फिर जो लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम और जेल। इन चारों की प्रिपरेशन देखने के बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सिपिएंट है जो कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज होते हैं। फिर हम देखेंगे एवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, मतलब कि हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को एवेल्युएट करेंगे कि हमारा जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना है वो सही बना है या नहीं बना है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका ड्रग एब्जॉर्ब सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जहां पर सेमी सॉलिड से ड्रग तक कवर करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, मैं तो कंटिन्यू करूंगा। उसमें हम प्रिपरेशन से डोजेस फॉर्म तक कवर करेंगे, और इस यूनिट को कवर करने के बाद हम फार्मास्यूटिक्स को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। महिला मेकअप कर ली है, कर रही है, क्योंकि होने वाला तो कब है वो तो किसी को नहीं पता, है ना। तो महिला जी मेकअप कर रही है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है उसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज कर सकते हैं।
सर मेरा एक सवाल है, आपने बोला एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, हमने मान लिया कि एक्सटर्नली आप पेस्ट यूज कर लेंगे, जेल यूज कर लेंगे, क्रीम यूज कर लेंगे, ऑइंटमेंट यूज कर लेंगे। पर सर ऐसा कौन सा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसको आप इंटरनली यूज करेंगे? आपको याद है च्यवनप्राश खाया है किसी ने? च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश भी क्या है, एक तरह का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और उसको हम इंटरनली यूज करते हैं, मतलब कि खाते हैं, बॉडी के अंदर जाता है वो हमारी, है ना। फिर उसके बाद एक और आता है सपोजिट्रीज। अरे सर सपोजिटरीज तो पढ़ा है हमने। सपोजिटरीज में तो कई तरह के बेसिस थे, ओलाजीनियस बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस, फेड बेसिस। और सपोजिटरीज जो है ओवल शेप की होती है, बुलेट शेप की होती है, जिसको बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करा जाता है। पेशेंट भी याद है हमें सपोजिटरीज का। ये सपोजिटरीज का पेशेंट है। इसमें हमने रेक्टली, वेजाइनली, यूरेथ्रा के थ्रू और कान के थ्रू, नाक के थ्रू हमने ड्रग को इंसर्ट किया था, है ना। और सपोजिटरीज के तो फायदे भी हैं कि यहाँ पर हम ड्रग को ज्यादा लोड कर सकते हैं, देखा था अच्छे से। हैंड रोलिंग मेथड था, कोल्ड कंप्रेशन मेथड था, पता है सर, पता है, एवेल्युएशन देखा था। तो सपोजिटरीज आप लिख सकते हो, क्योंकि वो भी एक तरह का सॉलिड और वीकेंड से सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं। तो सपोजिटरीज आप इंटरनल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इस तरह का डोजेस फॉर्म होता है जो ना तो पूरी तरह से सॉलिड हो, ना पूरी तरह से लिक्विड हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये लिक्विड होता तो अभी तक गिर जाता, है ना। तो ना ये पूरी तरह से लिक्विड होता है, ना ये पूरी तरह से सॉलिड होता है। ये होता है बीच में, इंटरमीडिएट होता है ये सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। उसे कहते हैं सेमी सॉलिड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड ये कुछ होता है जिसको कहते हैं सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और डोजेस फॉर्म है तो किससे मिलकर बनेगा? एपीआई का मतलब होता है ड्रग, और साथ में एक्सिपिएंट से मिलकर बनेगा, जिसको हमें डिटेल स्टडी भी करनी है कि ऐसे कौन कौन से एक्सिपिएंट है जो कि काम आते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने में। अब जो भी हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होना चाहिए, सपोज ये हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये है क्रीम, गार्नियर की विटामिन सी क्रीम है। अब इसको मैंने लिया और इसको मैंने स्किन पे अप्लाई किया। तो जब मैंने स्किन पे अप्लाई किया 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 तो ये एक तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली अप्लाई हो रही है, कुछ टाइम नहीं लग रहा, बड़ी आसानी से, बड़ी स्मूथली से ये क्रीम जो है अप्लाई हो रही है, हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन आ रहा है क्या? ऐसे कोई फ्रिक्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल जेंटली आप कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथली आप क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन नहीं आ रहा। साथ ही साथ ये लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, जो भी आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने स्किन पे लगा लिया, तो मेरी स्किन ग्लो करनी चाहिए काफी टाइम तक। और जब मैं चाहूँ इसको रिमूव करना, तो मैं पानी डालूं और इजिली इसको रिमूव कर सकूं। इजिली वॉश आउट होनी चाहिए, वॉशेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वॉशेबल होनी चाहिए, मतलब कि इजीली वॉश आउट हो सके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये आपकी सरफेस पर, जहां पर आप इसे लगा रहे हो वहां पर लग जाएगी, अधेर हो जाएगी, चिपक जाएगी। उसके बाद ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगी, पूरी शादी में आप एकदम चमकोगे, अलग से दिखोगे, हाँ भाई हैंडसम बंदा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब तक आप धोगे नहीं तब तक ये निकलनी नहीं चाहिए, और जब आप धोना चाहते हो, जब आप पानी से इसको धो रहे हो, तो ये इजिली वॉश्ड ऑफ हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। हम सब यही चाहते हैं कि हम जो क्रीम लगाएं वो अच्छे से लग जाए, जल्दी लग जाए, और एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाए, और जब तक हम ना चाहें तब तक वो ना हटे, और जब हम हटाना चाहें तब वो पानी से आसानी से हट जाए, ठीक है। बहुत ईजी है। उसके बाद एक नोवेल, नोवेल का मतलब हो गया एक आइडियल, एक नया सेमी सॉलिड जो डोजेस फॉर्म होता है, मस्ट बी नॉन ग्रीसी। जो भी आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना, वो कैसा होना चाहिए? नॉन ग्रीसी होना चाहिए। क्या ये ग्रीसी है? क्या ये ऑयली है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नॉन ग्रीसी होना चाहिए। साथ ही साथ दे आर मेड अप ऑफ वाटर वॉशेबल बेसिस। आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जैसे कि आपकी क्रीम हो गई, तो ये किससे बना है? वाटर वॉशेबल बेसिस के साथ मिलकर बना है। नाम ध्यान से सुनो, वाटर वॉशेबल बेसिस, मतलब यहाँ पर ऐसे बेसिस यूज करे हैं जो कि वाटर से इजिली वॉश आउट हो जाते हैं। एंड दे कोज लो इरिटेशन टू स्किन। क्या इसको लगाने से कोई इरिटेशन हो रही है? कोई इरिटेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पर इसको लगाने से कोई भी इरिटेशन नहीं हो रही, और वी कैन से लो इरिटेशन होती है, बहुत लो, पता भी नहीं लगता है। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट होता है, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इंटरनल में देखा सपोजिटरीज और च्यवनप्राश। फिर हमने देखा कि जहां पर भी आप इसे लगाओगे, जहां पर भी आप इसे अप्लाई करोगे, वहां पर ये स्टिक हो जाएगी, अधेर हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग रहनी चाहिए, और आसानी से वॉश्ड ऑफ हो जानी चाहिए, धुल जानी चाहिए। जो भी आपका सेमी सॉलिड होता है वो नॉन ग्रीसी होना चाहिए, वो वाटर के बेसिस के साथ मिलकर बना है, वाटर वॉशेबल बेसिस के साथ मिलकर बना है, इसलिए आपका जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है वो आसानी से रिमूव हो जाता है जब आप उसको पानी से धोते हैं। साथ ही साथ वो लो इरिटेशन करना चाहिए स्किन को।
करना ही नहीं चाहिए या फिर लो इरिटेशन करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर इसने भी लगा रखा है, ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है ये डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन है। ऑब्वियसली स्किन पर लगा रहे हैं, तो जो स्किन पे लग रहा है मतलब कि डर्मेटोलॉजिकल, ठीक है, डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन है। अप्लाई एक्सटर्नली टू प्रोड्यूस लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। हम इसे एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। अब एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं तो हम चाहते हैं या तो लोकल इफेक्ट मिले, हमें यहाँ यहाँ पर इफेक्ट मिले, और अगर हम कुछ ऐसे सेमी सॉलिड भी आते हैं जिसको हम लगाते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके वो इफेक्ट दे। तो दोनों तरह से इफेक्ट आते हैं, लोकल इफेक्ट भी आते हैं इसके और सिस्टमिक इफेक्ट भी आते हैं। दो तरह के अलग अलग तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसमें कुछ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें लोकल इफेक्ट आता है, और कुछ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें सिस्टमिक इफेक्ट आता है। अब ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है इसमें एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर लिखा है कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि डिसॉल्व होता है, और वी कैन से जो कि यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होता है सुटेबल बेस में। ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए ये क्रीम है, अब इस क्रीम में एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इस क्रीम को जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है ना, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो ड्रग पार्टिकल है, वो या तो डिस्पर्स्ड है अच्छे से या डिसॉल्व है अच्छे से, ठीक है। या तो वो डिसॉल्व है या वो डिस्पर्स्ड है हमारे बेस में। तो हमने क्या बोला कि जो सेमी सॉलिडिक प्रिपरेशन होती है, और वी कैन से जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है वो वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट रख सकता है, और वो डिसॉल्व होता है और वी कैन से यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होता है हमारे सुटेबल बेस में। साथ ही साथ एक्सिपेंट भी हम यूज करते हैं, जैसे इमल्सिफायर हो गया, विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट हो गए, एंटी माइक्रोबियल हो गए, एंटी ऑक्सीडेंट हो गए। अब नाम से समझो, एंटी ऑक्सीडेंट मतलब कि जो ऑक्सीडेशन से बचाता है, एंटी माइक्रोबियल मतलब कि जो माइक्रोब की ग्रोथ से बचाता है, विस्कोसिटी एनहांसर जो कि विस्कोसिटी बढ़ाता है, इमल्सिफायर जो कि ऑयल और वाटर को मिक्स करने के काम आता है, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट पढ़ा था ना। तो ये हो गई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन, हमने काफी डिटेल इंट्रोडक्शन देखा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर यही सारी लाइन लिखी है जो भी मैंने आपको अभी बता दी, सारी लाइनें मैंने आपको कवर कर दी है। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया कि दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में आपका ऑइंटमेंट आ गया, क्रीम आ गया, पेस्ट आ गया, जेलीज आ गई। इंटरनल में आपकी सपोजिटरीज आ गई, साथ ही साथ च्यवनप्राश आ गया, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना है किसमें, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कई तरह के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखे हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑइंटमेंट हो गया, यहाँ पर जेल्स हो गया, क्रीम हो गई, पेस्ट हो गई और सपोजिटरीज हो गई। जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया वो सारे एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, जेल हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, सपोजिटरीज हो गई। तो आपको पता है कि जो सपोजिटरीज है वो तो एक तरह का इंटरनल देने वाला सिस्टम है, और ये सारे जो हैं ऊपर के ये सारे कैसे हैं, एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आपके सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती है इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो इजी टू अप्लाई टॉपिकली, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है ये टॉपिकली इजीली अप्लाई हो जाता है। दूसरा, प्रोवाइड लोकल एक्शन और रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिस्टमिक साइड इफेक्ट। अब इस लाइन को ध्यान से समझना, पहली लाइन क्या थी कि ये इजीली अप्लाई हो जाते हैं टॉपिकली, बिल्कुल सही बात है, स्किन पे ये इजीली अप्लाई हो जाते हैं, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा क्या है, लोकलाइज एक्शन देते हैं, हमें पता है कि हाँ अगर हमें लोकलाइज एक्शन चाहिए तो हमें लोकलाइज एक्शन मिलता है। अगला क्या लिखा है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिस्टमिक साइड इफेक्ट, मतलब कि जब हमें लोकल एक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स क्या होती है, हम लेंगे फिर हमें यहाँ पे एक्शन चाहिए तो यहाँ पर एक्शन आएगा, जैसे मान लीजिए टैबलेट है, टैबलेट मैंने ली, पूरी बॉडी में घूमेगी और जहां एक्शन चाहिए वहां आके फिर वो एक्शन दे देगी, पर वो पूरी बॉडी में घूमेगी, उसकी वजह से हमारा लीवर किडनी अफेक्ट होगा, है ना। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, कई तरह के साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि लीवर टॉक्सिसिटी, किडनी टॉक्सिसिटी। आपको पता है ना, पीसीएम ज्यादा खाने से लीवर खराब हो सकता है। तो वही वाली बात है, पर यहाँ पे क्या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लोकल एक्शन चाहिए तो लोकल एक्शन मिल जाएगा। किडनी लीवर को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर मैं क्रीम लगाऊंगा तो किडनी लीवर को क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो कहेंगे मस्त लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिस्टमिक साइड इफेक्ट। फिर है वर्सेटाइल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं ना, इसमें कई तरह की ड्रग्स आप ऐड कर सकते हैं, तो वर्सेटाइल ऑप्शन है, बहुत तरह के ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। फिर है इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस। अब एक बात बताइए, अगर किसी को मैं बोलूं कि ले भाई गोली खा, नहीं खाऊंगा, उल्टी होती है, वॉमिट जैसा होता है, ले भाई सिरप पी, यार ये तो बहुत कड़वी है, मैं नहीं पी रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में दिक्कत है। पर अगर मैं किसी को बोलूंगा ले भाई इसको बस हाथ पे लगा ले, तो वो खुशी खुशी लेगा और ऐसे लगा लेगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो
इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस मतलब एक्सेप्टेंस इंप्रूव हो गई। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेंसिटिव एपीआई। ठीक है, अब ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना है ना, इस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो ड्रग होती है ना, वो एक तरह से प्रोटेक्टेड रहती है। कैसी रहती है? प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेंसिटिव एपीआई। ऐसे ड्रग जो कि खराब हो जाते हैं जल्दी, अगर उनका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो ये सारे एडवांटेज हो गए। अब एडवांटेज तो बहुत सारे पढ़ लिए, अब चलो पढ़ते हैं डिसएडवांटेज की क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी बायो अवेबिलिटी जो है लिमिटेड है। आपको पता है बायो अवेबिलिटी क्या होती है? द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज, मतलब कि जो डोजेस फॉर्म लगाया तो उससे जो ड्रग रिलीज हो रहा है, ड्रग जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, वो जो होती है बायो अवेबिलिटी होती है वो कम होती है, इसकी लिमिटेड बायो अवेबिलिटी होती है। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी वेरिएबल होता है। मैंने आपको बोला ना कि स्किन का फर्क पड़ेगा, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, सबकी स्किन अलग। स्किन कहीं से सॉफ्ट होती है ना, कहीं से हार्ड होती है, तो स्किन हार्डनेस पे भी फर्क पड़ेगा, सॉफ्टनेस पे भी फर्क पड़ेगा। किसी की स्किन डेड हो जाती है तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। एनवायरमेंट का भी फर्क पड़ेगा, ठंडा है तो ड्राई स्किन, गर्मी है तो मॉइस्ट स्किन, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी अलग अलग। तो सभी केसेस में ड्रग का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। तो वेरिएबिलिटी इन एब्जॉर्प्शन। फिर आती है स्किन इरिटेशन। बहुत रेयर चांसेस होते हैं पर कई बार हो जाता है, क्योंकि कई लोगों की स्किन जो होती है काफी सेंसिटिव होती है, उनको हर कोई प्रोडक्ट नहीं जमता। अगर उन्होंने कुछ लगा लिया तो उसकी स्किन पे रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे, तो स्किन इरिटेशन हो सकती है, स्किन इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। फिर ये जो अगर मैं बात करूं सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, तो ये स्टेबल तो होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, ये स्टेबल है। पर एज कंपेयर टू सॉलिड, अगर मैं सॉलिड से कंपेयर करूं, मैंने आपको टैबलेट दिखाई थी ना, अगर मैं टैबलेट से कंपेयर करूं तो टैबलेट कैसी है? ड्राई है। पर ये कैसा है? लिक्विड वाला है। तो अटैक के चांसेस किस में होंगे? लिक्विड वाले में ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल होता है, स्टेबल इश्यू इश्यू आते हैं इसमें। उसके बाद आपको दे रखा है डिफिकल्टी इन स्केलिंग अप। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको इतने लेवल पे बनाया, थोड़े लेवल पे बनाया, अब किसी ने मुझे बोला कि इसके 1 लाख कंटेनर और ऐसे बनाने। मैं घबरा गया, मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो ये बनाए, 1 लाख कंटेनर और बना के दूं। मैंने कहा क्यों चाहिए? बोले मार्केट में देने हैं। अब वहां तो देने ही पड़ेंगे। तो वो डिफिकल्ट होता है जब आप स्केलिंग अप करते हो ना, मतलब कि एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पे बनाने जाते हो ना, तो डिफिकल्टीज आती है। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 जने की चाय बनाओ, खुशी खुशी आप चाय बना दोगे। 2,000 जने की चाय बनाओ, ठीक है, जैसे तैसे बना दोगे। 2 लाख जने की चाय बनाओ, मैं नहीं बना रहा, है ना। तो स्केलिंग अप करने में दिक्कत आती है, मतलब कि अगर आपने इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो भी दिक्कत आएगी। साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट के चैलेंजेस होते हैं कि ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो। तो वो सारे जो हैं एक तरह के रेगुलेटरी चैलेंजेस है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती है। और भी क्या दिक्कत है? मे गेट कंटामिनेटेड व्हेन वी अप्लाइड बाय यूजिंग फिंगर। हो सकता है जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और जब मैं अपनी, हो सकता है गंदी उंगली हो, कहीं मैंने हाथ नहीं धोए हो डेटोल वगैरह से, उससे मैंने इससे फिंगर से इंसर्ट किया और लगा लिया, तो हो सकता है मेरी फिंगर की वजह से, मेरी गंदी उंगली की वजह से जब मैं इसमें फिंगर इंसर्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है ये कंटामिनेट हो जाए। तो जब आप फिंगर से अप्लाई करते हो तो फिंगर जब आपकी अगर डर्टी होगी या फिर कोई कंटामिनेटेड होगी तो वो कंटामिनेशन चला जाएगा इसमें। उसके बाद क्या है? मे कोज एलर्जी इन सम पेशेंट, कुछ पेशेंट्स में एलर्जी, कुछ पेशेंट में इरिटेशन, कुछ पेशेंट में इन्फ्लामेशन कर सकता है। लेस स्टेबल होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपेयर में, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। तो अभी तक हमने देखा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एडवांटेज लिखे हुए हैं, ये डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। उसके बाद आपको लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब यहाँ पर आपको सभी की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में, पर फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ऑइंटमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑइंटमेंट के बारे में। तो ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑइंटमेंट क्या होता है? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, एक्सटर्नली अप्लाइड होता है, स्किन पे अप्लाई होता है, मतलब कि डर्मल पेनिट्रेशन और वी कैन से टॉपिकली, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई होता है। दे यूजुअली कंटेन अ मेडिकामेंट, और मेडिकामेंट डिजोल्व और सस्पेंडेड और इमल्सिफाइड इन द बेस। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा? एक तो मेडिकामेंट होगा मतलब ड्रग होगा, और साथ ही साथ एक बेस होगा जिसको बोलेंगे एक्सिपिएंट। उस बेस में ये ड्रग जो है सस्पेंड रहेगा। अगर सस्पेंशन की तरह है तो सस्पेंड रहेगा, इमल्शन वाला है तो मिक्स रहेगा। तो सस्पेंड रह सकता है, इमल्सिफाइड रह सकता है आपका जो मेडिकामेंट है ना।
क्लियर। उसके बाद है आपकी क्रीम। क्रीम आर विस्कस इमल्शन। क्रीम क्या होता है? क्रीम एक तरह का विस्कस इमल्शन होता है, आप देख सकते हैं, क्रीम आर विस्कस इमल्शंस, ठीक है, ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। आप जानते हैं कि इसको स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं। और जो क्रीम्स होती है वो कई तरह के इमल्शंस हो सकती है, जैसे कि ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो ये जो क्रीम होती है दो तरह से हो सकती है, ऑयल इन वाटर इमल्शन हो सकती है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन हो सकती है। उसके बाद होता है पेस्ट। पेस्ट आर द प्रिपरेशन विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर सॉलिड सच एज स्टार्च और जिंक ऑक्साइड। पेस्ट में क्या मिलेगा आपको? स्टार्च मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये पेस्ट अच्छा है, करना आप भी। दीज आर जनरली वेरी थिक एंड स्टिफ। जो पेस्ट होता है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू जेल क्रीम। आपने देखा ना कितना थिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जेल की। दीज आर जेली लाइक सेमी सॉलिड डिस्पर्सन ऑफ ड्रग मेंट टू बी अप्लाइड ऑन द स्किन। जेल क्या होता है? जेली लाइक, ये जेली लाइक, बिल्कुल जेली लाइक, है ना, ठीक है। डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, दो नंबर में आ सकती है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है जेलीज क्या होती है। तो ये थिन, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता है। या तो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि पूरा आर पार दिख रहा है ना, पीछे दिख रहा है ब्लैक है, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? पीछे दिख तो रहा है ब्लैक है, पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बीच में कुछ धुंधला धुंधला हो रहा है ना, तो वो ट्रांसलूसेंट मतलब कि सेमी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है जेलीज। तो जेलीज आर द थिन, ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट और वी कैन से ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीसी प्रिपरेशंस। नॉन ग्रीसी होती है, आपको पता है ये जो जेल है इसमें कहीं से कोई ऑयल दिख रहा है क्या? नहीं है। ये कैसी है? ये आपकी नॉन ग्रीसी प्रिपरेशंस होती है। तो दे आर सिमिलर टू म्यूसिलेज बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग गम। ये म्यूसिलेज की सिमिलर होती है क्योंकि ये गम से बनाई होती है, ठीक है। पर ये म्यूसिलेज से अलग भी होती है क्योंकि इसमें जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है। तो आपको इतना से याद रखना है कि जेलीज क्या होती है। जेलीज वो होती है जो ट्रांसपेरेंट है या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट है और वी कैन से ट्रांसलूसेंट है, साथ ही साथ नॉन ग्रीसी होना चाहिए। और इसकी जो प्रिपरेशन है ना वो गम्स म्यूसिलेज के सिमिलर होती है क्योंकि ये गम से बनती है, ठीक है। फिर सपोजिटरीज, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा लेक्चर देखा है इसका आपने। तो ये सारी डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। उसके बाद है आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग परमिएशन इन स्किन सेमी सॉलिड। हमें क्या करना है? सेमी सॉलिड जो भी हमारी ड्रग्स है ना उसको स्किन में परमिएट करना है, ठीक है सर। ये आपकी स्किन हो गई और ये हमारा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हो गया जो हम तब से लगा रहे हैं, तब से लगा रहे हैं। अब इस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में जो भी ड्रग है आप वो स्किन के अंदर परमिएट करके दिखाओ। तो देखो किस तरह से परमिएट होगी, मैं आपको बताता हूँ, एक बार समझाता हूँ। इस डायग्राम से आप समझिए, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले ट्रांस एपिडर्मल इंटरसेल्युलर पाथवे। ये देखो आप देख सकते हैं, ये है ड्रग पार्टिकल। ये सब क्या है? ड्रग पार्टिकल। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इंटरसेल्युलर। क्या दिख रहा है? इंटरसेल्युलर, मतलब कि ये सेल के बीच में से होके निकल जाएगा। तो ये जो ड्रग पार्टिकल है आपकी स्किन के जो सेल्स है उसके बीच में से होकर इस तरह से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक पाथवे तो ये हो गया जिसको बोलते हैं ट्रांस एपिडर्मल इंटरसेल्युलर। ये कौन सा पाथवे हो गया? इंटरसेल्युलर, जहां पर बीच में से आपको जाते हुए दिखा देनी है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका हेयर है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये सारी ऊपर ड्रग रखी हुई है। ये ड्रग जो है हमारी सेल्स के बीच में से अगर निकल रही है और इस तरह से अगर स्किन के अंदर आ रही है तो ये वाला पाथवे हो गया ट्रांस एपिडर्मल इंटरसेल्युलर। कैसा पाथवे हो गया? इंटरसेल्युलर। वहीं आप देख सकते हैं सेकंड है आपका ट्रांससेल्युलर। क्या है? ट्रांससेल्युलर। ट्रांससेल्युलर मतलब कि सेल के अंदर से ही, ये देखो आप, सेल के अंदर से ही निकल के नीचे तक आ रहा है, तो ये हो गया ट्रांससेल्युलर। तो ट्रांससेल्युलर में क्या हो रहा है? सेल के अंदर से। उसके बाद है आपका हेयर फॉलिकल के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ड्रग्स है ये हेयर फॉलिकल के साथ होते हुए नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया? हेयर फॉलिकल के साथ, मतलब कि ट्रांस अपेंडिजियल हेयर फॉलिकल। फिर आ गया आपका स्वेट डक्ट, जो पसीने की डक्ट होती है, दिस इज स्वेट डक्ट। ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है इसके साथ ये जो है ड्रग अंदर आ रही है। तो आप देख सकते हैं चार तरीके हैं, इंटरसेल्युलर, ट्रांससेल्युलर, हेयर फॉलिकल और स्वेट डक्ट, ठीक है। ये पूरा डायग्राम आपको एज इट इज बनाना है, जिसमें आपको इस एक लड़के को खड़ा करना है, इसकी स्किन को जूम करना है, इस तरह से बनाना है। फिर ये हेयर दिखाना है और ये पसीने वाली ग्लैंड दिखानी है और ये पाथवे दिखाना है, एक तो इंटरसेल्युलर, एक दिखाना है आपको ट्रांससेल्युलर। और ये सारा जो है ये ड्रग परमिएशन का पाथवे होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे ड्रग आई, ड्रग जाएगी सबसे पहले मेरी आउटर लेयर पे। जैसे मान लीजिए ये कोई भी जेली है मेरे हाथ में, वो जेली को मैं अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहा हूँ, कर दिया।
अब उसके अंदर जो भी ड्रग था, मैं चाहता हूँ कि वो जेली के अंदर का जो ड्रग है वो मेरी स्किन में क्या हो जाए, परमिएट हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। तो मैंने उसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर दिया। जब मैंने उसको अपनी स्किन पे अप्लाई किया तो सबसे पहली जो आउटर लेयर होती है स्किन की, वो होती है स्ट्रेटम कोर्नियम। तो ड्रग किसके कांटेक्ट में आई? ड्रग मैंने जब स्किन पे अप्लाई करी, और वी कैन से जब मैंने ड्रग को टॉपिकली अप्लाई किया तो सबसे पहले वो कांटेक्ट में आया स्ट्रेटम कोर्नियम के। उसके बाद डीपर एपिडर्मिस में गया, फिर डर्मिस में गया, फिर डर्मल लेयर में गया, फिर डर्मल सर्कुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से ये पाथवे फॉलो होता है। आपको नाम याद रखना है, डर्मिस, डर्मल लेयर, डर्मल सर्कुलेशन। शुरू कहाँ से होता है? स्ट्रेटम कोर्नियम से। और ये सारे पाथवे आपको बता देने हैं और ये फ्लो चार्ट आपको बना देना है, आपका काम हो जाएगा। इससे पहले आपको यहाँ पर बता रखा था, स्टेप 1 होती है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इसके अंदर जो ड्रग है इसको मैंने निकाला ऐसे और यहाँ पर स्किन पे अप्लाई किया। तो अब ध्यान से सुनना, जब मैंने इस ड्रग को निकाला, ये निकाला, ठीक है, और इसको मैंने स्किन पे अप्लाई किया, तो स्किन के अंदर ड्रग है क्या? नहीं नहीं सर, अभी तो ऊपर ही है, ड्रग तो अभी ऊपर ही है। तो ड्रग का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? स्किन के ऊपर। अब धीरे धीरे ड्रग नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। तो अभी ड्रग ज्यादा कहाँ पर है सर? स्किन के ऊपर। स्किन के अंदर ड्रग है क्या? नहीं सर, अभी कहाँ से होगी, अभी तो आपने ड्रग लगाई है। तो अभी धीरे धीरे ड्रग अंदर जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रग का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है या नीचे ज्यादा है? सर बाहर ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तो आपने लगाया ही है। हाँ, तो ज्यादा से कम की तरफ ड्रग मूव करेगी, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। जब भी मैंने कोई भी डोजेस फॉर्म लगाया, जैसे ये डोजेस फॉर्म लगाया स्किन के ऊपर, तो बाहर ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ड्रग धीरे धीरे अंदर आएगी थ्रू डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट होती है ड्रग के मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं डिफ्यूजन में भी वही हो रहा है। आपने जब डोजेस फॉर्म का ड्रग लगाया तो ड्रग बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जो है ड्रग मूवमेंट कर रहा है ना। और ये आउटर मोस्ट लेयर बता दी मैंने, स्किन की स्ट्रेटम कोर्नियम होती है। उसके बाद दूसरा है पार्टीशनिंग। मतलब कि अब सीधी सी बात है, ड्रग का नेचर दो तरह से होता है, ध्यान से सुनना। ड्रग या तो लिपोफिलिक होती है, मतलब कि ऑयल लवर, या फिर हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब कि वाटर लवर। तो ड्रग का नेचर दो तरह से हो सकता है, या तो हाइड्रोफिलिक हो सकता है या लिपोफिलिक हो सकता है। अगर आपकी ड्रग लिपोफिलिक है तो ड्रग जो है इजीली परमिएट हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है आपकी स्किन से, सॉरी, आपकी स्किन से जो है पेनिट्रेट हो जाएगी, परमिएट हो जाएगी और जो है सर्कुलेशन में चली जाएगी। कब? जब ड्रग जो है आपका लिपोफिलिक नेचर हो। वहीं अगर ड्रग आपका हाइड्रोफिलिक नेचर है तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहला डिफ्यूजन, फिर होता है पार्शनिंग, फिर हमने ये डायग्राम देखा जिसमें हमने देखा कि ड्रग स्टेटम कॉर्नियर से डर्मिस, डिपर एपिडर्मिस, डर्मल लेयर और आपके डर्मल सर्कुलेशन से सर्कुलेट हो जाती है। आप देख सकते हैं इंटरसेलुलर, ट्रांससेलुलर और अपेंडिजल, ये मैंने आपको बता दिया, इंटरसेलुलर, ट्रांससेलुलर और अपेंडिजल। ठीक है, दिस वन जिसमें हेयर फॉलिकल है और स्वेट डक्ट है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा? ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, जब ड्रग अंदर चली जाएगी तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद आपको दे रखा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। ये सब क्या था? ये सब था मैकेनिज्म कि किस तरह से ड्रग आ रही है, किस तरह से ड्रग जो है सारी लेयर्स को क्रॉस कर रही है, किस तरह से ड्रग जो है हमारी सर्कुलेशन में आके एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग के पेनिट्रेशन को, हमारे ड्रग के परमिएशन को। हम चाहते हैं कि हमारा ड्रग जो है स्किन के अंदर चला जाए, परमिएट हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। तो हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो बीच में बाधा डाल सकते हैं। सबसे पहला है स्किन की कंडीशन। देखो, बच्चे में, बूढ़े में, जवान में, महिलाओं में, सभी में स्किन की कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है। कोई एक बंदा है जिसको फंगल इन्फेक्शन है या फिर उसको स्किन में कोई डिजीज है, एलर्जी है, इन्फ्लामेशन है, इरिटेशन होती है, सेंसिटिव स्किन है, तो मेरी स्किन बिल्कुल अलग हो गई, उसकी स्किन बिल्कुल अलग हो गई। तो हो सकता है उसकी वजह से ड्रग के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। तो एक तो एज की वजह से हो गया, बच्चे, बूढ़े, जवान में अलग। एक डिजीज की वजह से हो गया, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसकी स्किन सेंसिटिव है। एक क्लाइमेट की वजह से हो गया, स्किन ड्राई है या मॉइस्ट है ना। एक इंजरी की वजह से हो गया, मान लीजिए एक बंदा खड़ा है जिसको एक्सीडेंट हुआ है, उसकी स्किन पे इंजरी हो रही है। एक बंदा मैं खड़ा हूँ जो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो मेरा एब्जॉर्प्शन अच्छे होगा। तो यहाँ पर एज, डिजीज, क्लाइमेट, इंजरी, ये सब अफेक्ट करती है ड्रग के पेनिट्रेशन को, परमिएशन को और वीकेंड से ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद है स्किन हाइड्रेशन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में सेकंड कौन है?
पहला था स्किन कंडीशन, दूसरा है स्किन हाइड्रेशन। तो जितनी ज़्यादा स्किन हाइड्रेटेड रहेगी उतनी ज़्यादा ड्रग परमिएबल होगी। ध्यान से सुनना, जितनी ज़्यादा आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी, मॉइस्चराइज होगी, उतना आसानी से ड्रग उसमें परमिएट होगी, क्योंकि हाइड्रेशन द स्ट्रेटम कॉर्नियम एनहांस द एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। मैंने आपको क्या बोला था कि स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम को जितना मॉइस्ट रखोगे, जितना हाइड्रेट रखोगे, उतना ही अच्छे से ड्रग पेनिट्रेट होती है, एब्जॉर्ब होती है, परमिएट होती है। तो स्किन हाइड्रेशन से भी ड्रग का पेनिट्रेशन अफेक्ट होता है, स्किन कंडीशन से भी होता है, स्किन की एज से भी होता है, कि बच्चों में अलग, बूढ़ों में अलग, जवान में अलग, सभी में स्किन की एज अलग अलग होती है। फिर होता है ब्लड फ्लो, है ना। अब ध्यान से सुनना, चेंजेस इन पेरिफेरल सर्कुलेशन कैन अफेक्ट द ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। देखो, पेरिफेरल सर्कुलेशन आपके हाथ में, आपके पाँव में, है ना, ये जो वेन्स वगैरह है, यहाँ पर जो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन क्या है? पेरिफेरल सर्कुलेशन है। तो अगर मान लीजिए मेरा पेरिफेरल सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, तो मेरा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई बंदा है, उसका पेरिफेरल सर्कुलेशन ही ठीक नहीं है, उसमें पेरिफेरल सर्कुलेशन बिल्कुल अच्छे से नहीं होता है, तो क्या उसमें सही से ड्रग एब्जॉर्ब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन की वजह से भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट आता है। उसके बाद है स्किन टेम्परेचर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि अगर आपकी स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि अगर आपकी ड्रग लिपोफिलिक नेचर की होती है, ऑयल लेवल नेचर की होती है, तो उस कंडीशन में भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आपका ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में? अनआयोनाइज, मतलब कि डिसोसिएट नहीं हुआ, टूटा नहीं है, अभी तक अनआयनाइज फॉर्म में है। तो अगर आपका ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में होता है तो भी उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को जल्दी करने के लिए ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में होना चाहिए, ड्रग लिपोफिलिक होना चाहिए, और ड्रग अगर एब्जॉर्ब जल्दी करवाना है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, स्किन हाइड्रेट भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ पेरिफेरल सर्कुलेशन भी अच्छा होना चाहिए। हमने देखा टेम्परेचर ज़्यादा, लिपोफिलिक, अनआयनाइज, पेरिफेरल सर्कुलेशन, है ना, स्किन एज, स्किन हाइड्रेशन, स्किन कंडीशन, ये सारी चीज़ें अब देखी। फिर आता है रीजनल स्किन साइट। अब आपको ये बात पता होगी कि कहीं की स्किन तो बहुत ही सॉफ्ट है, कहीं की स्किन बहुत ही हार्ड है, कहीं की स्किन लायबल है, मतलब जिंदा है, वायबल है, और कहीं जो है डेड हो चुकी है। ठीक है, तो उस पे भी अफेक्ट होता है पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग, क्योंकि पूरी बॉडी की स्किन अलग अलग है, कहीं लूज है, कहीं टाइट है, कहीं डेड सेल्स है। फिर उसके बाद आता है स्किन मेटाबॉलिज्म। स्किन जो है मेटाबोलाइज कर देता है लगभग लगभग 5% ड्रग का। जैसे मान लीजिए मैंने ड्रग को स्किन पे अप्लाई किया, तो 5% तो वैसे ही मेटाबोलाइज हो सकती है। तो जैसे कई तरह की ड्रग्स होती है, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, कोई केमिकल कार्सिनोजेंस हो गए, कुछ ड्रग्स हो गई, तो ये जो है मेटाबोलाइज हो जाती है। फिर आता है मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट, है ना। एक बात ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट जो है अप टू 400 डेल्टन होना चाहिए अगर आपको ड्रग को एब्जॉर्ब करवाना है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो ड्रग है, उस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट जो है 400 डेल्टन है, और इसको मैंने स्किन पे लगा लिया, तो ये ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी मेरी स्किन पे। तो ड्रग जो होती है आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर, उस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 400 डेल्टन तक होना चाहिए। अगर आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 400 डेल्टन होगा, तो आपकी ड्रग जो है इजीली पेनिट्रेट और परमिनेट हो जाएगी स्किन सरफेस के थ्रू। उसके बाद है ड्रग की कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन बाहर होगी, उतनी ही जल्दी से वो ड्रग अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो मोमेंट होता है। तो बाहर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बाहर जहां पर हमने अप्लाई किया है डोजेस फॉर्म, वहां पर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ये ड्रग जो है अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बाहर बहुत ज़्यादा ड्रग है, अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो इतना फर्क है, तो फटाफट फटाफट ड्रग अंदर आएगी। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, उतनी ही जल्दी मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ड्रग की। फिर आ गया सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, और वी कैन से जो लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं, वो इजीली पेनिट्रेट कर लेते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग। तो पॉइंट बनाकर अलग से आ गया सॉल्युबिलिटी इन पार्टीशन कोफिशिएंट, तो आप यहाँ पर लिपोफिलिक वाला कंसेप्ट ही लिखेंगे। उसके बाद आ गया मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप।
देखो ड्रग की साइज कम होनी चाहिए, अगर ड्रग छोटा है बहुत तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। अगर ड्रग का मोलिकुलर वेट कम है, कितना कम होना चाहिए, ड्रग का मोलिकुलर वेट जो है 400 डेल्टन तक होना चाहिए। अगर ड्रग का मोलिकुलर वेट कम है, 400 डेल्टन तक है, तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। फिर आते हैं कुछ परक्यूटेनियस एनहांसर। इस परक्यूटेनियस एनहांसर की मदद से ड्रग का एब्जॉर्प्शन और वी कैन से ड्रग का पेनिट्रेशन मेरी स्किन के अंदर बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये था परक्यूटेनियस एनहांसर, मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। अब उसके बाद फिर अब नेक्स्ट है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट में क्या लिखा है? द ऑप्टिमल पार्टीशन कोफिशिएंट के इज रिक्वायर्ड फॉर गुड एक्शन। देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि ड्रग कैसी होनी चाहिए, लिपोफिलिक होनी चाहिए, जब भी जो ड्रग है वो अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर मैं देखूँ तो पार्टीशन कोफिशिएंट है के। पार्टीशन कोफिशिएंट आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे या थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि ड्रग का जो नेचर होता है, मान लीजिए ये ड्रग है, अब ये ड्रग दोनों तरह की है, हाइड्रोफिलिक नेचर की भी है, लिपोफिलिक नेचर की भी है। तो हम क्या करते हैं, फनल लेते हैं, उसमें इस ड्रग को डाल देते हैं और ऊपर हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन रख देते हैं, नीचे लिपोफिलिक सॉल्यूशन रख देते हैं। अब इस ड्रग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगा ये उस तरफ ज्यादा चली जाएगी। मान लीजिए ये ड्रग जो है 70% लिपोफिलिक थी, तो ये लिपोफिलिक की तरफ चली जाएगी। तो ये पार्टीशन कोफिशिएंट वाली बातें होती है। आपको इतना याद रखना है कि लिपोफिलिसिटी जो होती है वो होनी चाहिए। आपको पता है ना कि लिपोफिलिक ड्रग होगा तो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा, इजीली परमिएबल हो जाएगा, इजीली जो है ड्रग एब्सॉर्ब हो जाएगी। पता है ना आपको ये बात? पर एक बात और पता रख लो कि लिपोफिलिसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा कर दिया आपने, और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। लिपोफिलिसिटी जो है ऑप्टिमल होनी चाहिए, मतलब कि उतनी जितनी हमें चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो गई तो भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बहुत कम हो गई तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं कर देनी कि सर ने बोला था लिपोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो बढ़िया काम है, तो बहुत ज्यादा लिपोफिलिसिटी कर दी तो फिर मॉलिक्यूलर वेट पे भी अफेक्ट आता है और ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा फिर, है ना? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको डिटेल स्टडी करवाए हैं। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये आपका लेक्चर नंबर 1 हो गया। सबसे पहले हमने देखा, चलिए फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन देखा, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या से मिलकर बनता है। इंट्रोडक्शन देखा बहुत अच्छे से, फिर इसके क्लासिफिकेशन देखे, क्लासिफिकेशन के बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जहाँ पर ऑइंटमेंट देखा, क्रीम देखा, पेस्ट देखा, जेल देखा, जेलीज देखी, सपोजिटरीज देखा। उसके बाद हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग परमिशन इन स्किन सेमी सॉलिड। तो हमने कैसे परमिएट करा, सबसे पहले डिफ्यूजन करा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फिर पार्टीशन के बारे में पढ़ा, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डायग्राम से अच्छे से समझा कि ड्रग किस तरह से पेनिट्रेट होती है, परमिएट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरसेलुलर पाथवे है, ट्रांससेलुलर पाथवे है, ट्रांसएपिडर्मल में एक तो हेयर फॉलिकल है और एक स्वेट डक्ट वाला पाथवे है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हेयर फॉलिकल के थ्रू जो ड्रग जा रही है, ये जो ड्रग जा रही है ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। हाईली का मतलब इतना नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वर्ड बेस्ट रहेगा। उसके बाद हमने देखा परमिएशन, ये सारे पाथवे देखे, फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना ही था। उसके बाद हमने देखे ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा स्किन की कंडीशन हो गया, स्किन का हाइड्रेशन हो गया, स्किन की एज हो गई, है ना, ब्लड फ्लो हो गया, स्किन टेम्परेचर हो गया, रीजनल स्किन साइट्स हो गई, स्किन मेटाबॉलिज्म हो गया, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग हो गया, ड्रग कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। और उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, परक्यूटेनियस एनहांसर, एंड फाइनली हमने देखा पार्टीशन कोफिशिएंट। ये था आपका लेक्चर नंबर 1। आई होप आपको लेक्चर नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, थैंक यू। और आ जाइए लेक्चर नंबर 2 में, आपको दिख ही रहा होगा लेक्चर नंबर 2।